हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है पगड़ी। घर में मेहमानों की आवाजाही बढ़ गई है। कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही है। कौन जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, जैसी चर्चाएं जोरों पर है। चाचा ससुर, उनके बेटे, देवर, दोनों बेटे, दामाद सभी समूह में बैठकर जोरदार तरीके से शानदार कार्यक्रम की योजना बनाते और फिर एक एक से अकेले अलग अलग खर्च पाने की चिंता में दूसरे के दिए सुझाव की खिल्ली उड़ाकर उसे खारिज करते। समूह में दमदारी से सब करेंगे, अच्छे से करेंगे के दावे खुद की जेब में हाथ डालने के नाम पर फुस हो जाते। सरिता कभी उसी कमरे के कोने में, कभी दूसरे कमरे में बैठी सब सुन रही थी, लेकिन बोल कुछ नहीं रही थी। जैसे वह भी जानती थी कि सबके सामने शान दिखाने के लिए किए जा रहे दावे कितने खोखले हैं। आज 7 दिन हो गए सरिता के पति मोहन की मृत्यु हुए। 2.5 साल कैंसर से जूझते लड़ते आखिर वो जिंदगी की लड़ाई हार गए। बड़ा बेटा शहर में नौकरी करता है। शादी के बाद तो उसने मानो घर से संपर्क ही खत्म कर लिया। महीने में एक बार फ़ोन कर हाल चाल पूछ लेता। 6 महीने में एक आध दिन के लिए आता। वह ऊपरी बातचीत के अलावा कभी खर्चे, पैसे कौड़ी की व्यवस्था के बारे में बातें ही नहीं करता। कभी कभी सरिता को बड़ा गुस्सा आता और वह मोहन के चुप रहने के इशारे के बावजूद भी बोल पड़ती कि बीमारी के इलाज में आने जाने में बहुत खर्च हो रहा है। वह बड़ी बेजारी से जवाब देता, हरी बीमारी में तो खर्च होता ही है। इंसान को इन सब के मध्य में पैसा बचा कर रखना चाहिए। फिर तुरंत बात बदल देता। छोटा बेटा अपनी प्राइवेट नौकरी से छुट्टी लेकर हर बार पिता को कभी बस से कभी टैक्सी से इंदौर ले जाता। यूँ तो उनके गांव से इंदौर की दूरी 80 किलोमीटर है, लेकिन बाइक पर इतनी दूर बैठकर जाने की मोहन की हालत नहीं रही थी। बाहर छोटे और बड़े बेटे की बहस की आवाज़ें आ रही थीं। सरिता ने अपने विचारों से बाहर निकलकर उस पर ध्यान लगाया। दोनों 10वें दिन घाट और 13वीं के आयोजन में होने वाले खर्च को लेकर बहस कर रहे थे। बड़े का कहना था, पापा ने सारी ज़िंदगी जो कमाया वह कहाँ गया। छोटा डॉक्टर की फीस, दवाई, आने जाने के खर्च का हिसाब बता रहा था, जिस पर बड़े को कतई विश्वास न था। तूने बीमारी के नाम पर पापा को खूब चूना लगाया है, खूब पैसा बनाया है, यह बड़े का स्वर था। भैया, गुस्से में कहा संबोधन। अपनी बात कहते कहते रुआंसा हो गया। बात और बढ़ती तब तक सरिता कमरे से बाहर आ गई। बड़ा कुछ कहने को हुआ। सरिता ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। 10वीं का घाट पर कुटुंब का कार्यक्रम था जो जैसे तैसे निपट गया। शायद बहू ने समझाया या चाची जी ने, बड़े ने सब खर्च किया। 13वीं के कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए सरिता खुद सबके बीच आ बैठी। पति की बीमारी में अकेले जूझते और रिश्तेदारों के दिखावे को समझते अब वह अंदर से मजबूत हो गई थी। इस अकेलेपन से अकेले जूझने की हिम्मत उसमें आ गई थी। उसे याद है जब मोहन को लेकर शहर के अस्पताल गई थी और डॉक्टरों की हड़ताल हो गई थी, उसने बेटे से देवर को फ़ोन लगवाया था। देवर का ससुराल शहर में ही है। वह चाहती थी कि 1-2 दिन शहर में रहने की व्यवस्था हो जाए ताकि इस जर्जर हालत में मोहन को बार बार सफ़र न करना पड़े। देवर ने कहा कि मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ, और फिर दिन भर न उनका फ़ोन आया न लगा। वही देवर आज 13वीं में 2 मिठाई, पूरी कचौरी, दाल चावल, कड़ी, 2 सब्जी का ब्यौरा तैयार कर बनवाने पर जोर दे रहे थे। भैया, मेरे पास तो अब पैसा बचा नहीं, जो था सब इनके पापा की बीमारी में लग गया। आपके भी सगे भाई थे वह, आपकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह में खर्च किया है उन्होंने। आप कितना खर्च कर सकते हो उनके अनुसार ही भोज तैयार करवाना। बड़े ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। उसकी इस बात से पल भर को सब सनका खा गए। बड़े बेटे ने आंखें तरेर कर उन्हें देखा। चाचा ससुर के लड़के ने बात संभाली। देखो, अब सभी समाज में मृत्यु भोज बंद हो रहा है। हमें भी मिसाल कायम करना चाहिए। समाज के 5 पंच बुलाकर ब्राह्मणों को भोज करवा दें और बाहर समधियाने के जो मेहमान आएंगे उनके खाने की व्यवस्था कर देंगे। उनके लिए सब्जी, पूरी, कड़ी चावल और एक मीठा बहुत है। क्यों भैया, ठीक है ना? ज़्यादा वजन भी नहीं पड़ेगा। समाज के लोग पगड़ी में शामिल होंगे, पंजीरी के प्रसाद लेकर विदा होंगे। कमरे में जाते उनके होठ भी तृष्णा से टेढ़े हो गए। आज सुबह से गहमा-गहमी थी। बेटे, देवर, चाचा ससुर, उनके बेटों के ससुराल वाले, दूर पास ही नंदे, बेटियां सभी आ चुकी थीं। सब तैयार होकर बैठी पगड़ी की रस्म में दिए जाने वाले टॉवेल, शॉल एक दूसरे को दिखा रही थी। पंडित आ गए। पगड़ी की रस्म के लिए सिर मुंडाए चाचा ससुर, देवर, उनके बेटे और मोहन के दोनों बेटे बैठे थे। समाज के पंच पगड़ी पहनाने खड़े हुए। तभी सरिता उठ खड़ी हुई। ठहरिए, सबकी नज़रें उसकी तरफ उठी। उनमें आश्चर्य था, विद्युप था और उत्सुकता थी। सरिता हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आज मैं पंचों के सामने समाज से कुछ कहना चाहती हूँ।
सबसे बुजुर्ग पंच ने कहा, कहो बहू, क्या कहना चाहती हो। सरिता ने कहना शुरू किया, समाज में रीति रिवाज, नेक दस्तूर इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों में आस्था, हर्ष, उल्लास और जिम्मेदारी का भाव बना रहे। पगड़ी की रस्म भी इसी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए की जाती है। लेकिन दुखद है कि जीते जी रिश्ते को कोई जिम्मेदारी न निभाने वाले किसी के मरने के बाद पगड़ी पहनने बैठते हैं। वो भी जानते हैं कि पगड़ी सिर्फ पहनने के लिए, दिखावे के लिए पहनना है, जबकि मृतक परिवार की कोई जिम्मेदारी वे कभी नहीं उठाने वाले हैं। मैं आज यहाँ पगड़ी पहनने बैठे सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप में से कौन भविष्य में मेरी दुख, बीमारी, बेटे की शादी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। मैं अनुरोध करूँगी कि जो इस जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते, मेरे पति के नाम की पगड़ी ना पहने। फिर अपने बड़े बेटे को संबोधित करते सरिता ने पूछा, बेटा, क्या तुम मेरी जिम्मेदारी उठा पाओगे? अगर नहीं तो तुम भी उठ सकते हो। इतना सुनना था कि बड़ा बेटा सिर पर रखी टोपी पटक कर खड़ा हो गया और पैर पटकता वहाँ से चला गया। उसके पीछे पीछे धीरे से बाकी लोग भी खिसक गए। अंत में बचा रहा सिर्फ छोटा बेटा। सरिता ने कहा, अब आप पगड़ी की रस्म शुरू करें। सबके उठ जाने से उनके रिश्तेदारों में खुसुर पुसुर हो गई। बुजुर्ग पंच ने कहा कि आज से समाज में नई नीति शुरू हुई है। अब से पगड़ी सिर्फ जिम्मेदारी लेने वाले को पहनाई जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि पगड़ी के बाद भोजन करके जाएं। सरिता की आंखों में आंसू झिलमिला गए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।